हाय स्टूडेंट्स, इस कक्षा में ईवीएस की कक्षा में ये हमारा चौथा लेक्चर है। पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण अध्ययन क्या है और किस लिए ज़रूरी है। दूसरे लेक्चर में हमने असाइनमेंट बनाना या प्रैक्टिकल फाइल बनानी सीखी थी और तीसरा लेक्चर हमने स्टडी किया था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इसी श्रृंखला में हमारा जो अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, वो है आपका पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले आपको अब तक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए। यदि आपने वो वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं देखी है तो आप पहले 2 चैप्टर एटलीस्ट ज़रूर देख लें, पहले 2 वीडियोस। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम है क्या कि आपका एक एरिया है जहाँ पर लेट्स सपोज जैसे आपके ओशंस है, समुद्र है, तो समुद्र में जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर हैं, राइट। तो ऐसे ही एक सीमित सीमा जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्राणी, वन्य जीव रहते हैं और वो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो उसको हम कलेक्टिवली कह देते हैं इकोसिस्टम्स, राइट। तो ये सबसे पहले एजी टर्सले हैं, 1935 में इन्होंने इस शब्द की खोज की थी, इसके बारे में बताया था, राइट। तो पारिस्थितिक तंत्र जीवों अस्तित्व के लिए जैविक अजैविक घटकों के साथ सम्मिश्रण है। सभी पारिस्थितिक तंत्र कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, राइट। तो आगे हम जैसे जैसे इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा कि इकोसिस्टम एक्चुअल में है क्या। तो कितने प्रकार के इकोसिस्टम है, जैसे आपके जंगल है वो भी एक इकोसिस्टम ही कहा जाएगा। सो पारिस्थितिक तंत्र हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक तो है नेचुरल यानी प्राकृतिक और एक है आर्टिफिशियल, कृत्रिम कह देते हैं जिसे। नेचुरल के एग्जाम्पल क्या है आपके पास, प्राकृतिक के हमारे पास जैसे भूमि पे है, टेरेस्ट्रियल किसको कह देते हैं, जो भौतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं जिसे। एक्वेटिक कौन सा है, जलीय, जल में, जैसे कि आपका ओशन हो गया, रिवर्स होगी। ये फर्दर डिवाइडेड है आपका फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर कौन से हैं आपकी, नदियाँ, झील, तालाब, और मैराइन वाटर कौन से हैं आपके, समुद्र, राइट। तो यहाँ देखिए पारिस्थितिक तंत्र को हमने कितने प्रकार में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। पहले हमने नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में देखा, राइट, कि नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचर के द्वारा बनाया गया है, अलग अलग प्रकार के, जैसे भौतिक या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है आपके पास वन, घास भूमि, रेगिस्तान एटसेट्रा, ओके। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के एग्जाम्पल हमारे पास है सागर, झरने, नदियाँ। ऐसे ही कृत्रिम का एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपने एक्वेरियम देखा हो यदि, राइट, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, राइट। तो ऐसे कुछ ये 2 प्रकार के आपके इकोसिस्टम्स हैं जो कि आपके अवेलेबल हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। तो अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि क्या हम किसी को भी इकोसिस्टम कहा जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र होने के लिए उस एरिया में क्या समानता या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो कौन कौन सी है। पहली बात कि इट मस्ट बी क्लोज सिस्टम, एक सीमित होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। तो आपका पारिस्थितिक तंत्र की कोई सीमा होनी चाहिए, जैसे जंगल है आपके पास, जंगल की सीमा होती है एक, राइट। उस सीमा के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी प्राणी है, जो भी पेड़ पौधे कुछ भी है, तो वो सभी उसी पारिस्थितिक तंत्र का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, राइट। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वयं नियंत्रक, जैसे आपके जंगल है, जंगल में आपके शेर भी है, हिरन भी है,
रैबिट्स भी है, सब कुछ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि यदि किसी एक की संख्या बढ़ भी जाती है तो दूसरे उसको खाकर वो बैलेंस बना देते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, राइट। तो संतुलित अवस्था वो ज़रूरी है एक इकोसिस्टम में होने के लिए। तो ये आपका दूसरी विशेषता है। तीसरी क्या है? इंटरडिपेंडेंस होना, परस्पर निर्भरता होना, कि यानी कि एक प्राणी दूसरे प्राणियों पे निर्भर है। जैसे आपका शेर है, वो आपके जो भी और प्राणी है, रैबिट है, आपके कुछ भी है, तो उन पे डिपेंडेंट है। और रैबिट आपका किस पे डिपेंडेंट है? जो आपका घास वगैरह है, राइट। तो एक दूसरे पे निर्भर होना ये भी एक बहुत ज़रूरी विशेषता है आपकी इकोसिस्टम की। फिर उसके बाद बात आती है कि इकोसिस्टम या जो पारिस्थितिक तंत्र है वो डायनेमिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आपकी संख्या सेम रहेगी। जैसे मान लो आपके पास खरगोश है, आपके पास शेर है, आपके पास घास है, पेड़ है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी उनकी संख्याएं सेम ही रहेगी, नहीं। हो सकता है कभी एक प्रजाति विलुप्त होने वाली हो, दूसरी उभर के आ रही है, राइट। आपके रैबिट कम हो गए मान लो, तो रैबिट की वजह से रैबिट को जो खाते थे उनकी संख्या भी कम होने लग जाएगी। तो ये एक तरह की गतिशीलता रहती है। ऐसा नहीं है कि 5000 यदि आपके पास रैबिट थे तो वो 5000 ही रहेंगे, नहीं, राइट। तो ये आपकी चौथी विशेषता है। पांचवी है अनुकूलता, अडेप्टेड, कि आपका जो भी पर्यावरण है उसके हिसाब से उस पारिस्थितिक तंत्र को अपनी संरचना में बदलाव ला लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास फॉरेस्ट है, जंगल है, यदि आप पेड़ों को काटने लग जाएंगे तो पेड़ों को काटने की वजह से जो ऑक्सीजन है या जो भी आपके पास हवा है सांस लेने की, वो कम हो गई वहाँ पे। तो उसकी हिसाब से आपके पास है जो प्राणी है, जीव है, वन्य जीव है, उनकी संख्याओं पे भी असर पड़ेगा, राइट। तो इकोसिस्टम अपने पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। तो ये आपकी पांचवी विशेषता है। छठी विशेषता, आपकी लास्ट विशेषता है, वो है एनर्जी का फ्लो, यानी कि ऊर्जा का बहाव। हम सभी ऊर्जा की वजह से ही काम कर पाते हैं। तो ऊर्जा और जो हमारे पोषक तत्व है उनकी रिसाइकलिंग होना, उनका चक्रण होना, तो वो भी एक बहुत बड़ी विशेषता है आपके इकोसिस्टम में। तो यदि किसी भी क्षेत्र को इकोसिस्टम बनना है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो इकोसिस्टम आपका एक सीमित होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए, परस्पर निर्भरता वाला होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए, और लास्ट में आपके पास उस इकोसिस्टम में, उस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का बहाव और पोषक तत्वों का चक्रण होना भी जरूरी है। तो आगे चलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो आप एक बात समझिए, अलग अलग क्राइटेरिया है हमारे पास, फैक्टर है जिनके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र को। पहला, आकार के आधार पर, कि आपके पास जो पारिस्थितिक तंत्र है वो छोटे साइज का है, बड़ा है। कोई मान लो 1 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, कोई हो सकता है 100 किलोमीटर में फैला हुआ है, राइट। तो उसी प्रकार से यदि आपका अत्यंत सूक्ष्म आकार का है यदि आपका पारिस्थितिक तंत्र, तो वो आता है नैनो इकोसिस्टम में। ये आप देख सकते हैं, नैनो इकोसिस्टम, राइट। ऐसे ही यदि वो थोड़ा सा बड़ा है, विशाल पारिस्थितिक तंत्र का भाग होता है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए पहाड़ी, घाटी, तो ये सब आपका आ गया माइक्रो के अंदर। और यदि आपका घाटी और पहाड़ी से भी ज़्यादा बड़ा है, जैसे आपके फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उनको हम कह देते हैं बृहत पारिस्थितिक तंत्र, यानी मैक्रो इकोसिस्टम। तो ये 3 टाइप के सिस्टम किसके आधार पे हैं? आकार के आधार पे। तो ये तो हो गया आकार का। अब बात करते हैं, कोई और फैक्टर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है जी, आपका निर्माण के आधार पे भी हो सकता है कि ऑटोमेटिक बना बनाया है, नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया था, या इंसानों ने बनाया है। तो यदि वो पहला इसके ऊपर इकोसिस्टम आता है जो आर्टिफिशियल है, यानी कि
इंसानों द्वारा निर्मित, मानव निर्मित। इसका एग्जाम्पल आपके पास खेत है, एक्वेरियम है, बगीचे हैं, तो ये सभी आपके मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। दूसरा आता है नेचुरल। ऑब्वियस है कि आपके नेचुरल कैसे हैं, जो प्राकृतिक हैं, जैसे कि वन, समुद्र, ये सब आपके नेचुरल है, ये हम नहीं बना सकते। ठीक, तो ऐसे ही एक और क्या आता है कि आपके प्राकृतिक में भी दो टाइप्स के हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो आपका भौतिक है, भूमि पे है, और एक्वेटिक कौन सा, जो आपका जलीय है। जलीय में भी आपके समुद्र का आ सकता है, मैराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में आपके क्या आते हैं, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र, जैसे आपकी नदियाँ, झीलें। लैंटिक इकोसिस्टम यानी कि स्थिर, जो कि बिल्कुल स्थिर है, जैसे झील और तालाब। और अस्थिर में कौन से आते हैं, लोटिक इकोसिस्टम, जैसे कि नदियाँ, वो स्थिर नहीं रहती, वो बहती रहती, राइट। तो ये सभी आपके इकोसिस्टम्स हैं, आपके पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये दो के बाद अब तीसरा आधार हमारे पास आता है, अवयवों का आधार, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कि वो मिलके किससे बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे पहला है कंप्लीट इकोसिस्टम, मतलब कि जिसमें सारी सुविधाएं हैं आपके पास, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जैव एवं अजैव सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी कि चाहे बायोटिक हो, आपको पहले से चैप्टर्स में बताया गया है वैसे ही, या अबायोटिक हो, जैविक हो या अजैविक हो। जैविक का एग्जाम्पल जो जीवित है, जैसे प्राणी है, शेर, लोयन, मछलियाँ एक्सेट्रा। अजैविक जैसे ऊर्जा है आपकी, मृदा है, जल है, ये सभी अजैविक। तो वो इकोसिस्टम, वो पारिस्थितिक तंत्र जिसमें ये दोनों का मिश्रण होता है, उसको हम कहते हैं पूर्ण, कंप्लीट। और जिसमें नहीं होता उसको हम कहेंगे अपूर्ण या इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका गुफा, समुद्र तल, यानी कि समुद्र के फर्श, फ्लोर, राइट। तो ये सभी आपका एग्जाम्पल हैं इसके। तो ये तीन आधार हमने स्टडी किए, पहला आकार, दूसरा निर्माण, तीसरा अवयवों के आधार पर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या है और क्या क्या कार्य है। तो पहले बात करते हैं संरचना की। तो ये आपका दो प्रकार से डिवाइडेड है। देखिए, दो घटक है जो कि इसकी संरचना करते हैं। पहला अजैविक, जो मैंने अभी अभी बताया था ना, अबायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण इसके यदि हम कंसीडर करें, देखें तो अजैविक कंपोनेंट के घटक के एग्जाम्पल हैं आपके पास केमिकल फैक्टर्स, जैसे कि आपने सुना होगा खेतों में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वगैरह, राइट। तो इन सब की ज़रूरत होती है किसी भी फसल को उगने के लिए, एनपीके कह देते हैं जिसे, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये सभी जो कि रासायनिक तत्व है, तो ये आपका आ गया पहला घटक, ये निर्जीव घटक में आता है। दूसरा आपका आ गया क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर, जलवायु विषयक या भौतिक तत्व, जैसे कि वायु, तापमान, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कह देते हैं, या रेन। तो ये सभी आपके अबायोटिक कंपोनेंट में ही आते हैं। ऐसे ही मृदा से संबंधित जो है, मिट्टी संबंधित तत्व, वो आपका आ गया थर। तो ये तीनों के तीनों आपके उदाहरण है किसके, अजैविक घटकों के। उसके बाद हमारा दूसरा जो घटक है बहुत ज़रूरी आता है, वो क्या है, जैविक घटक। जैविक मतलब कि जो जीवित है। अब इसमें भी हमने अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। स्वखाद्य घटक या ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट। इसका क्या मतलब है, देखिए, स्वखाद्य, स्व मीन्स सेल्फ, खुद ही, और खाद्य मतलब खाना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्वखाद्य। उदाहरण है हमारे पास पौधे, और साथ ही कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो वो सभी हमारे पास आते हैं इसके अंदर। दूसरा हमारे पास आता है हेटेरोट्रोपिक कंपोनेंट।
यानी कि अन्य खाद्य घटक। इसमें वे सभी जीव सम्मिलित होते हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं और उनको उपभोक्ताओं के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ताओं यानी कि कस्टमर। तो इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि एक तो वो शॉपकीपर है जो कि कोई चीज बना रहा है, मान लो, राइट। तो सूर्य की रोशनी से खाना कौन बनाते हैं? पौधे। तो वो एक तरह के शॉपकीपर हो गए। और खाना, उस खाने को, बने हुए खाने को लेने कौन आता है? कस्टमर। कस्टमर किसको कहा गया है यहाँ पे? उपभोक्ताओं को। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो उपभोक्ताओं को हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक कंपोनेंट, राइट। तो दो घटक हुए जैविक। पहला स्वखाद्य जो खुद बनाते हैं खाना, अन्य खाद्य यानी कि जो औरों के द्वारा बनाए गए खाने को खाते हैं। तो कंज्यूमर्स के लिए या उपभोक्ताओं के लिए भी पहला अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है जो सबसे पहले खाना खाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास पौधे हैं, घास है। घास क्या करते हैं कि खुद ही खाना अपना बनाते हैं और खाते हैं। उन घास को या उन पौधों को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि। ये सभी क्या करते हैं? आपके जो घास है, पेड़ है, पौधे हैं, इनको खाते हैं और अपनी ऊर्जा इन्हीं से लेते हैं, पेड़ों से, ठीक है। तो पहले आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आते हैं हमारे पास द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। यानी कि आपके पास, इस बात से समझिए, घास को खाया किसने? बकरी ने। तो बकरी होगी हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन उस बकरी को भी किसी ने खा लिया, जैसे कि आपका भेड़िया, सियार, लोमड़ी या शेर। तो वो सब आपके आगे सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। फिर बात आती है एक तृतीय उपभोक्ता भी होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स। ये कौन से होते हैं कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर थे, द्वितीयक उपभोक्ता थे, उनको जो खाते हैं, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे हो क्या रहा है। पहले तो है जिसने खाना बनाया है, पौधों को खाया प्राथमिक उपभोक्ताओं ने, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाया द्वितीयक उपभोक्ताओं ने, और द्वितीयक को खाया तृतीयक ने। जो तृतीय उपभोक्ता है जैसे शेर, चीता, तेंदुआ आदि। तो ये तीन उपभोक्ता हो गए। इसके बाद जो अंतिम आते हैं वो है आपके पास अपघटक है, यानी कि डिकम्पोजर्स। यानी कि जैसे आपके गिद्ध हो गए, आपके फंगस हो गए, या और कोई जीव हो गया जो कि ये टर्शरी कंज्यूमर्स थे, तृतीय उपभोक्ता। इनके ऊपर, इनकी मृत बॉडी पर, शरीर पर जो अपना खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं, उनसे खाना प्राप्त करते हैं उनसे, राइट। तो ये है आपके डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये था संरचना किसकी? पारिस्थितिक तंत्र की। तो मैं यदि फिर से रिकॉल करूं, पारिस्थितिक तंत्र के दो पार्ट थे, अबायोटिक यानी कि अजैविक और जैविक। अजैविक के एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे पास थे हवा, पानी, सब ये सब। जैविक के एग्जाम्पल क्या है? दो प्रकार के घटक हैं जैविक में। पहला है स्वखाद्य, दूसरा है अन्य खाद्य। ओके, यानी कि एक ऑटोट्रोपिक, एक हिट्रोट्रोपिक। हिट्रोट्रोपिक में भी फर्दर आपके अलग अलग प्रकार से हैं, जैसे कि आपके कंज्यूमर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, ये सब। तो अब बात करते हैं आगे कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना तो देख ली, लेकिन उसके कार्य क्या क्या हैं? तो देखिए, दो कार्य हैं जो कि जरूरी है आपके। पहला क्या है? ऊर्जा का प्रवाह। घास ने अपनी ऊर्जा सूर्य की रोशनी से ली। उस ऊर्जा को खाया किसने? जो आपका बकरी थी। और बकरी को किसने खाया? आपके लोमड़ी ने। और उस लोमड़ी को टर्शरी कंज्यूमर आपका शेर वगैरह ने खा लिया। और अंतिम में शेर की डेड बॉडी पर, मृत बॉडी पर, मृत शरीर पर किसने खाना खाया? आपके गिद्ध ने, नहीं। तो जो
ऊर्जा है वो आपकी फ्लो कर रही है। उत्पादक कौन से थे? पौधे। तो उत्पादक सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसे भोजन श्रृंखला के द्वारा अन्य जैविक तत्वों पर से गुजारते हैं। ठीक है, तो यानी कि पौधे से लेकर आपका जो गिद्ध है वो अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी प्राप्त करेगा। इसको कहते हैं हम ऊर्जा का प्रवाह। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो पौधों ने 100 कैलोरी आपकी एनर्जी बनाई, फिर उसके बाद बकरी ने जब उसे खाया तो उस बकरी के पास केवल 90 कैलोरी आई। फिर उसके बाद बकरी को जब शेर ने उसने लोमड़ी ने खाया तो मान लेते हैं कि वो 60% रह गई बस। फिर उसके बाद उस शेर ने जब उसको खाया उसको केवल 40% मिली, और जब गिद्ध ने शेर को खाया तो उसके पास केवल 20% ही पहुंची, मान लो उदाहरण के तौर पे। तो आप देखेंगे ऊर्जा पेड़ से लेकर गिद्ध तक फ्लो कर रही है, प्रवाह कर रही है। तो यही है आपका पहला कार्य कि पारिस्थितिक तंत्र में पहली ज़रूरत क्या है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। दूसरा क्या है कि जो हमारे केमिकल्स है, रसायन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, अभी बताया था ना आपको, पोटेशियम वगैरह, तो ये सभी जो आपके केमिकल्स है इनका भी प्रवाह होता है पूरा का पूरा। गिद्ध यदि खा रहा है शेर को तो उसको भी कुछ ना कुछ ऐसे रसायन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब था आपका। तो यहाँ देख सकते हैं सूर्य से उत्पादक कौन से? पौधे। पौधे से उपभोक्ता, कितने उपभोक्ता बताए मैंने? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर उसके बाद अपघटक। अपघटक कौन से हैं आपके? जो कि डिकम्पोजर्स है। ठीक है, और ये आपका आ गया अजैविक पोषक। अजैविक पोषक आपके आ गए सोइल, पानी, हवा आदि। तो ये सारा है प्रवाह। ठीक है, और ये है कार्य। अब बात करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया अब तक कि कितने प्रकार के क्लासिफिकेशंस या वर्गीकरण किए गए हैं पारिस्थितिक तंत्र के, क्या उसकी संरचना है, क्या उसके कार्य हैं, ये हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होती है। हालांकि मैं ये काफ़ी हद तक बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें आप यही लगा लीजिए, देखिए यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। यह है उत्पादक। उत्पादक मतलब कि जो कि प्रकाश संश्लेषण से अपनी ऊर्जा बना रहे हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, राइट। और उस खाने को फिर यहाँ पे शाकाहारी जैविक भोजन, यानी कि जैसे बकरी है, बकरी ने पौधे को खाया तो ये ऊर्जा यहाँ पे फ्लो हो गई, प्रवाह हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उस बकरी को मांसाहारी कौन है? जैसे आपकी लोमड़ी, तो लोमड़ी ने खाया तो फिर उसमें से कुछ ऊर्जा यहाँ आ गई। ठीक है, या फिर शेर। फिर उसके ऊपर अपघटन। अपघटन कौन से हैं? जो आपके गिद्ध वगैरह मरी हुई डेड बॉडी पे जो खाना खाते हैं, तो वो आ गए। तो ये है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ओके, तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़रूरी है ये एग्जाम के पॉइंट से आपका ध्यान रखना, फूड चेन एंड फूड वेब, जिसको हम कहते थे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए ये सारा जो आपको बताया गया है ये सभी आपके खाद्य श्रृंखला का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में भोजन और ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा उनके खाद्य और भोजन स्तरों में एक दिशा से दूसरी दिशा तक होता है। जैसे पौधों से लेकर गिद्ध तक गई, तो भोजन और उसके बाद ऊर्जा का एक खाद्य स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण, ट्रांसफर भोजन श्रृंखला कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। यानी कि यहाँ से खाना कहाँ तक गया है? यहाँ तक। तो ये है जो ट्रांसफर है, ये जो आपका स्थानांतरण है, उसको हम कह देते हैं खाद्य श्रृंखला। 2 प्रकार से है, ग्रेजिंग फूड चेन या चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद डेट्रिटस। इनमें फर्क क्या है देखते हैं। चराई यानी कि जो चरने वाले हैं, जैसे आपके पास घास थे, घास से हिरन ने खाया, हिरन से शेर ने, ऐसे ही घास से बकरी, बकरी से भेड़िया।
तो ये सभी आपके उदाहरण है ग्रेजिंग फूड चेन के। तो आपका खाना घास से कहाँ तक आ रहा है, शेर तक। अपरद क्या है, जो कि डिकम्पोजर्स है, मृत है। जैसे कि यह मृत जैविक पदार्थ जैसे पत्तों का कचरा, गिरी हुई टहनियाँ, खराब जड़ें, इन सब से शुरू होता है। जैसे आपके पास कीट है, कीट पतंगे है, वो क्या करते हैं कि आपके पास जो पत्ते गिर जाते हैं किसके, पौधों के, उन पत्तों को खाने के तौर पर खाकर अपना एनर्जी बन, सब मृत पत्तियों से कीटों तक, कीटों से यहाँ छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ तक। तो ये खाना यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। फिर बात करते हैं फूड वेब क्या है, खाद्य जाल। ये तो फूड चेन के एग्जाम्पल थे, दो हमारे पास उदाहरण थे। खाद्य जाल क्या है, एक तरह का यह एक जटिल खाद्य प्रणाली है। पारिस्थितिक तंत्र में कोई खाद्य श्रृंखला अलग से नहीं होती। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक खाद्य श्रृंखला क्या है कि आपने घास, घास से बकरी, बकरी से शेर, शेर से गिद्ध। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मछली वाला है या समुद्र है वो आपस पे निर्भर नहीं है, नहीं, वो आपस में एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से इसको कहा जाता है खाद्य जाल, फूड वेब। आपने जाला देखा होगा, काफ़ी सारी ऐसी लाइनें होती है पैरेलल, ऐसे ही ऐसी लाइनें भी होती हैं। तो ये आपस में कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है, तो उसको हम कहते हैं खाद्य जाल। जैसे आपके पास ये प्लांट है, पौधा है, इस पौधे को ये भी खा सकता है, इस पौधे को गिलहरी भी खा सकती है। तो गिलहरी ने कहा, गिलहरी को उल्लू ने, ऐसे ही आपके पास ये क्या था, डियर यानी कि हिरन, हिरन को लोमड़ी ने खा लिया। ऐसे ही फूड वेब को या जो पौधा था, पौधे को रैबिट भी खा सकता है, आपका ग्रास ऊपर भी खा सकता है, रैबिट को लोमड़ी ने, वुल्फ ने। तो ये आप देख सकते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे, कोई किसी को भी खा सकता है। तो ये एक जो प्रकार का जाला बन गया है, जाल बन गया है, इसको हम कहते हैं फूड वेब। ओके, तो आई होप आप समझ गए हैं कि एक तो होता है फूड चेन, यानी कि जो पूरी फूड चेन है, जैसे यहाँ से ये गया, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो गया, फूड चेन। लेकिन अलग अलग प्रकार की जो फूड चेन है उनका आपस में कनेक्टेड होना, उसको हम कह देते हैं फूड वेब। तो आगे चलते हैं। अब ये आपके पास आया है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यानी कि जैसे कि आपने ग्राफ वगैरह भी सुने होंगे कि किसी भी डाटा को शो करने के लिए आपको ग्राफ की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही आपके पास जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो उसकी जो भी सिचुएशन है, जो भी ज़रूरत, उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ ग्राफ्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो पारिस्थितिक पिरामिड ऐसा ही एक ग्राफ है। पारिस्थितिक पिरामिड एक पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला के ग्राफिक चित्र होते हैं, जो आधार पर उत्पादकों के साथ प्रारंभ होके आगे तक जाते हैं। चार्ल्स एल्टन 1929 में ऐसा पिरामिड को विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे, इसलिए इन पिरामिडों को एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। एल्टोनियन आपके इस साइंटिस्ट से लिया गया। इसमें अलग अलग प्रकार के स्तर होते हैं। प्रथम स्तर पर उत्पादक यानी कि पौधे, द्वितीय स्तर पर आपके शाकाहारी यानी कि बकरी, खरगोश एक्सेट्रा, तृतीय स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता आते हैं। तो अब देखते हैं वन बाय वन। देखिए ये भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला, संख्या के पिरामिड, यानी कि जो आप ग्राफिक चित्र बनाएंगे वो ग्राफिक चित्र आपके नंबर के बेस पे, जैसे मान लीजिए घास की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी संख्या आ गई, फिर उसके बाद बकरी की संख्या, फिर आ गई आपकी लोमड़ी की संख्या, फिर शेर की, और अंतिम में आपकी गिद्ध की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बस इतना समझ लीजिए, ये आपका एक उदाहरण है संख्यात्मक पिरामिड का, संख्यात्मक पिरामिड का।
जैसे घास है, घास की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए इसका जो एरिया है ये बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कीट, जो कीट घास को खाते हैं उनकी संख्या है कम, तो ये आ गया आपका ये। कीट को खाने वाले मेंढक और चूहे, इनकी संख्या और भी कम है, तो ये आपका नैरो हो गया, संकीर्ण हो गया। फिर उसके बाद आपके बाज, जिनकी संख्या सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं ये एक पिरामिड बन गया है, जैसे इजिप्ट में पिरामिड होते हैं वैसे ही, राइट। तो इस प्रकार से ये किसका उदाहरण है, संख्यात्मक पिरामिड का। ऐसे ही ये तो परजीवी की खाद्य श्रृंखला थे, उल्टे भी हो सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए आपके पास घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र है, तो यहाँ पे पेड़ की संख्या है कम, पेड़ों से बहुत ज़्यादा आपके पक्षी होते हैं, तो संख्या बढ़ गई। और पक्षी को खाने वाले कौन से होते हैं, परजीवी, जैसे फंगस वगैरह या जो भी है। और उसके बाद महापरजीवी कौन से हो गए आपके, जो अति सूक्ष्म है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये उल्टा पिरामिड बन गया आपका। यहाँ पे पिरामिड आपका ऐसा था सीधा, ये आ गया उल्टा। तो आपका उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है पिरामिड्स। तो ये है आपके संख्यात्मक पिरामिड के बेस पे। फिर बात करते हैं जैविक भार पिरामिड, द्वितीय टाइप के प्रकार के। इसमें क्या है कि हम जो भी उत्पादक ले रहे हैं या आपके उपभोक्ता ले रहे हैं, उनका वेट लेंगे, उनका भार। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे जैविक ईंधन की पिरामिड है, तो यहाँ पे घास का वेट मान लो 1000 ग्राम, 1000 किलो। घास को खाने वाले कीट, गिलहरी, खरगोश, इन सब का 100 ग्राम किलो। सांप, मेंढक 10 किलो और बाज 1 किलो। तो आप देख सकते हैं जिसका सबसे ज़्यादा वेट है वो है आपका घास और जड़ी बूटी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, उत्पादक। ये आपका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, तृतीय उपभोक्ता। ओके, तो ये ऐसे ही ये आपका आ गया समुद्र का, कि आपके पास ये है। ठीक है, तो ये देख लेना, ऐसे ही दो हो गए, एक जैविक भार पे, एक आपका संख्यात्मक पे, नंबर पे। तृतीय आपके पास आता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड में क्या है कि आपके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा कैसी है, तो ये हमेशा ही सीधा होगा, है खास विशेषता है ये। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता है ना, सॉरी, जो उत्पादक है, उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी ही रहेगी, ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहेगी। इसको खाने वाला जो आपका प्राथमिक या प्रथम उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है, तो उसके पास ऊर्जा कम आएगी, फिर ऊर्जा कम, फिर ऊर्जा कम। ये मैं उदाहरण पहले भी दे चुका हूँ। ओके, तो ये 3 प्रकार से आपके पास पिरामिड है इसके। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक, वो क्या है आपका, कुछ एग्जाम्पल्स किसके, इकोसिस्टम के, पारिस्थितिक तंत्र के कुछ उदाहरण। पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वो मैं कई बार कह चुका हूँ, राइट। वन पारिस्थितिक तंत्र, तो इसमें कौन कौन से घटक है, बायोटिक है, बायोटिक में जैविक है, जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी 3 प्रकार से थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर उसके बाद आपके आगे थे अपघटक, डिकम्पोजर्स। तो ये सभी किसके उदाहरण है, आपके जैविक घटक के। ठीक है, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फिर उसके बाद आता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम, घास वाले, जैसे कि जो खुले मैदान है जहाँ पे केवल घास है, तो वहाँ पे कौन कौन से इकोसिस्टम्स होते हैं हमारे पास। तो उसमें जैविक घटक में प्रोड्यूसर्स और उपभोक्ता, उपभोक्ता भी आपके यही 3, साथ में अपघटक, अजैविक कंपोनेंट भी है आपके। तो उसके बाद आता है पोंड इकोसिस्टम, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें भी प्रोड्यूसर के कौन से हो गए, जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, पादप, प्लावक, ये आपके मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। यानी कि जो तालाब में आपने कभी गौर किया हो, या तो उसके तल पर या ऊपर काई वगैरह जमी रहती है, वो काई क्या है एक्चुअल में, वो आपके पौधे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से
खाना बना रहे हैं, तो वो आपके किसके उदाहरण हैं? उत्पादक के। उनको खाने वाले कौन से हो गए? आपके उपभोक्ता। तो प्राइमरी के एग्जाम्पल जैसे कि ये, राइट, घोंघा वगैरह। द्वितीयक के आपके उदाहरण कौन से हैं? आपके मछलियाँ। तृतीयक के बड़ी मछली। और डिकम्पोजर कौन से हैं आपके पास? फफूंदी, बैक्टीरिया, ये सभी। अजैविक घटक कौन से हैं? तापमान, जल, हवा आदि। तो इसी में ही आपके पॉन्ड इकोसिस्टम के बाद नेक्स्ट आता है मैराइन इकोसिस्टम, यानी कि समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें भी पहला आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन से है? पादप प्लवक, जो यहाँ भी थे, फाइटोप्लैंक्टन। उपभोक्ता कौन कौन से है? प्राइमरी कंज्यूमर आपके घोंघा, जलीय जीव। द्वितीयक में कौन से हो गए? छोटी मछलियाँ। तृतीयक में बड़ी मछलियाँ जैसे शार्क, मछली एटसेट्रा। और डिकम्पोजर अगेन फिर से बैक्टीरिया, फफूंदी। तो ये सभी आपके उदाहरण है किसके? पारिस्थितिक तंत्र के, इकोसिस्टम के। तो हमने कौन कौन से उदाहरण देखे? एक वन का, फॉरेस्ट का, एक ग्रासलैंड का, और एक आपका पॉन्ड का यानी कि तालाब का, और एक आपका समुद्र का, मैराइन का। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पारिस्थितिक वंश अनुक्रम। ये क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय समय के परिवर्तन के साथ बदले जाते हैं, यानी कि समय के हिसाब से वहाँ क्या, जैसे कि इसको इस उदाहरण से आप देख सकते हैं, पहले समय में काफ़ी राजा होते थे, प्रजा होती थी, राजा होते थे। तो राजा क्या करते थे कि भाई जैसे एज हो गई तो उसकी जगह किसी और को उत्तराधिकारी बना देते थे, राइट। तो वो हो क्या रहा था? सक्सेशन दे रहे थे, यानी कि अब से मेरे वंश को ये चलाएगा है। समझ रहे हैं बात को? जैसे कोई राजा है, राजा ने आगे किसी और को राजा बना दिया, तो अपना उत्तराधिकारी किसी को बना दिया, तो इसको कहते हैं सक्सेशन करना। वैसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है कि समय के हिसाब से जैसे जैसे समय बीतेगा, हो सकता है किसी एक समय पे सबसे ज़्यादा संख्याएं आपके फॉरेस्ट उसकी हो, लोयन की हो, शेर की। समय के हिसाब से हो सकता है बकरियों की संख्या ज़्यादा हो जाए या किसी और की हो जाए। तो ये डायनेमिक रहता है, गतिशील रहता है आपका पारिस्थितिक तंत्र। तो इस प्रकार को हम कहते हैं पारिस्थितिक वंशानुक्रम। अलग अलग प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं कि तालाब या झील में होने वाला वंशानुक्रम कैसे, सक्सेशन इन द पॉन्ड और लेक। तो जलीय पर्यावरण जैसे तालाब, झील में होने वाले पादपीय क्रमागति, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसेर। तो अलग अलग अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं। पहली स्टेज फाइटोप्लैंक्टन की, शुरुआत में जैसे कोई तालाब बना तो उसमें कोई जीव नहीं है, केवल फाइटोप्लैंक्टन है, आपके पादप प्लवक है, खाना बनाने वाले पौधे। तो वहां पे किसका राज है? फाइटोप्लैंक्टन का। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीता, जलमग्न अवस्था हुई, तो वहां पे और जीवों ने वहां पे वास करना शुरू कर दिया। फिर आपके आगे फ्लोटिंग स्टेज, यानी कि तैरने वाली प्रजातियां, कि पौधे अब जमीन से उठ के तैरने लग गए हैं। फिर उसके बाद दलदली अवस्था, चरागे अवस्था। तो ये सभी आपके उदाहरण हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं किसकी? पॉन्ड में या तालाब में सक्सेशन की, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ऐसे ही सक्सेशन आपका पर्वतों पे भी हो सकता है, चट्टान। आपने कभी गौर किया हो, जैसे ये एक चट्टान है, तो चट्टान में पहले तो काई लगेगी, एक स्टेज आ गई। फिर उसके बाद काई से पौधे से निकलने शुरू होंगे, वो बड़े होंगे और बड़े होंगे, फिर वो आखिरी में चल के एक जंगल बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अलग अलग सीमा पे जो सक्सेशन है या स्टेजेस है वो बदल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी है? लाइकेन की स्टेज है, मोस्ट स्टेजेस, हर्ब्स यानी कि छोटे से पादप। फिर उसके बाद श्रब्स आ गए यहाँ आपके पास, झाड़, झुंड, राइट। और फॉरेस्ट क्लाइमेक्स जो आखिरी है, बड़ा जंगल।
तो ये था आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई होप आप अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे समझ पाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा तो वो दे दीजिए। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद प्राथमिक उत्पादकता से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक का मतलब प्राइमरी, उत्पादक कौन है, जो बनाते हैं, ऑटोट्रोप्स पौधे वगैरह। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों के बीच में भेद बताइए कि जो अजैविक घटक है कौन कौन से हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। फिर उसके बाद खाद्य श्रृंखला आ गया ना, मैंने कहा था आपको बहुत ज़रूरी है। खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य श्रृंखला के प्रकारों का वर्णन करें। फिर उसके बाद फूड वेब, खाद्य जाल क्या है, इसका क्या महत्व है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, 3 प्रकार के बताए थे मैंने आपको, एक संख्यात्मक, एक आपका एनर्जी और एक आपका जैविक भार। तो वो सब इसमें आएगा कि कुछ पिरामिड उल्टे भी होते हैं, वो क्यों होते हैं वो सब डिपेंड करता है या तो संख्या पे या भार पे या एनर्जी पे। एनर्जी वाला हमेशा सीधा होता है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन, अभी अभी बताया ना आपको, वो क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, शिखर समुदाय क्या है, जो चट्टाने हैं उस पे कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आगे हम अगला चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। ये अब तक हम 3 चैप्टर और एक प्रैक्टिकल का सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारे पास था पर्यावरण अध्ययन का। फिर उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल के बारे में सेशन बनाया था कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखनी है। फिर तीसरा हमारे पास था कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। और अब ये चौथा आपके पास था इकोलॉजिकल, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं। और किसी भी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेरी, अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, राइट। तो विश यू अ गुड लक। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके, गुड लक।